हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जिसको हिंदी में विसरण कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं, जब तक कि संतुलन स्थापित ना हो जाए। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है या वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी पदार्थ के कण अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और ये स्वतः गति करते हैं बिना किसी फोर्स के। और गति भी तब तक करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी संतुलन स्टेब्लिश ना हो जाए, तब तक गति करते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। यह एक पैसिव प्रोसेस है, अर्थात इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो डिफ्यूजन है, ये एक तरीके का पैसिव प्रोसेस है जहां पे एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है या किसी भी तरीके के एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। डिफ्यूजन को मैं अभी आप लोगों को डायग्राम दिखाकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन करना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन हम लोग किसे कहेंगे? किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर स्वतः गति करना, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी फोर्स के स्वतः गति करना डिफ्यूजन कहलाता है। इसको मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूं। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक गिलास लिया गया है जिसमें पानी भर दिया गया है। इस पानी में यहाँ पे कुछ इंक गिराया गया है। जैसे ही यहाँ पे इंक गिराया गया, इंक धीरे 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 करके यहाँ फैल रहा है। यहाँ कुछ ज्यादा फैल चुका है, फिर और ज्यादा फैला है। यहाँ पे इंक लगभग पूरी तरीके से फैल चुके हैं। यहाँ पे इंक पूरी तरीके से पूरे पानी में समान रूप से फैल चुके हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग यहाँ पे इंक के बूंद गिराए तो यहाँ पे इंक का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि इधर इंक है भी नहीं, एक भी नहीं है, है ना? तो ये जो इंक है, ये धीरे धीरे अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मतलब यहाँ पे इंक हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे इंक हाई कंसंट्रेशन में है, ये अपने लोअर कंसंट्रेशन, यानी इधर बिल्कुल भी इंक नहीं है, तो इधर की ओर मूव करने लगा है। फिर यहाँ पे देखो, इंक और ज्यादा फैल रहा है। ऐसे ही फैलते फैलते यहाँ तक जब लास्ट स्टेप आता है, वहां तक पूरी तरीके से इंक पानी में समान रूप से फैल चुका है। जब समान रूप से फैल गया, सभी तरफ इंक बराबर मात्रा में हो गया, तब ये फैलना रुक जाता है, इंक का मूव होना रुक जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से, जैसे इंक यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में था, अपने हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में था, इधर इंक बिल्कुल भी नहीं थे, यानी इधर इंक का कंसंट्रेशन लो था, तो इधर की ओर इंक मूव करने लगा और एक समय बाद पूरे पानी में समान रूप से इंक फैल गया। जैसे इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान के चलो किसी कमरे में हम लोग एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाएंगे तो धीरे धीरे एक समय बाद पूरे कमरे में अगरबत्ती का खुशबू फैल जाता है। कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा डिफ्यूजन के कारण होता है, क्योंकि जिस कोने में हम लोग अगरबत्ती जलाए या जिस जगह पर अगरबत्ती जलाए, उस जगह पर अगरबत्ती का धुआं निकलता है, और अगरबत्ती का जब धुआं निकलता है तो वहां पे धुआं ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा। तो शुरू में जैसे ही हम अगरबत्ती जलाएंगे, जहां पे अगरबत्ती जलाए हैं, जिस कोने में जलाए हैं, उस कोने में अगरबत्ती का खुशबू रहेगा, और कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाएगा, क्योंकि कमरे के दूसरे हिस्से में जहां हम लोग अगरबत्ती नहीं जलाए हैं, वहां पे अगरबत्ती के खुशबू का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जिस कोने में हम लोग अगरबत्ती जलाए हैं, वहां पे अगरबत्ती के खुशबू का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वो धुआं धीरे धीरे करके बाकी सारे जगह में फैल जाएगा, क्योंकि कोई भी अणु जो होता है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर, ये हर अणु के गुण होते हैं। तो अगरबत्ती का धुआं भी उसी गुण के कारण पूरे कमरे के हवा में बराबर रूप से फैल जाएगा, और कुछ समय बाद जो अगरबत्ती सिर्फ एक कोने में खुशबू फैला रहा था, वो पूरे कमरे को खुशबू देने लगेगा। इस तरीके से अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो भी फैलता है, ये आप लोग जानते हैं। इसको सभी लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कमरे में अगरबत्ती जलाकर, ठीक है? ये जो डिफ्यूजन है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग इस डिफ्यूजन को और पढ़ते हैं। डिफ्यूजन का सिद्धांत। तो डिफ्यूजन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके सिद्धांत को हम लोग इस फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं, जहां पर जे जो होता है ये डिफ्यूजन रेट होता है, इसी अपॉन डीएक्स ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? यहाँ पे पदार्थ के अणु ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है, इधर कम मात्रा में है। इतना सा रीजन लिया जाए तो इसमें कम मात्रा में है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब जहां पे पदार्थ के अणुओं का कंसंट्रेशन हाई हो, उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ज्यादा होना बोलते हैं, ठीक है? ये तो डिफ्यूजन के सिद्धांत का फॉर्मूला है। जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
डीसी अपॉन डीएक्स के, यानी जो डिफ्यूजन रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना अधिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही तेज डिफ्यूजन होगी, और जितना कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही धीमा डिफ्यूजन होगा। आगे हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन की विशेषताएं। डिफ्यूजन की क्या क्या विशेषताएं होती है। डिफ्यूजन जो होता है ये पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ये पैसिवली होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर डिफ्यूजन जो होता है ये पदार्थ के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, यानी जिधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उधर से कम की ओर होता है। सभी अवस्थाओं में संभव। डिफ्यूजन गैस में, द्रव में और ठोस तीनों में संभव होते हैं, पर डिफ्यूजन का रेट डिफरेंट होता है। गैस में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, फिर ठोस में। रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, कण निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। जो कण होते हैं पदार्थों के वो अनियमित गति करते रहते हैं, जिसके कारण डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन के दौरान कणों का रैंडम मोशन होता है, कोई ऑर्डरली मोशन नहीं होता है। ये डिफ्यूजन के विशेषताएं हुए। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफ्यूजन के प्रकार। डिफ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं। डिफ्यूजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को समझते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, पीछे मैंने डायग्राम दिखाया कि एक वाटर का ग्लास लिए उसमें इंक डाले, इंक का फैलना या अगरबत्ती के धुएं का फैलना जो होता है ये सब सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन अगर मेम्ब्रेन की बात आए, लिविंग सिस्टम की बात, हमारे बॉडी की बात आए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात आए, तो वहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में अगर चीजों को जाना है, गैस या लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है उनको जाना है, तो यहाँ पे चीजों को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो मेम्ब्रेन को जो सीधे क्रॉस कर जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, या सीधे मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, तब ऐसे डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अणु सीधे सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इस सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाते हैं, इनके लिए कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें कैरियर या चैनल प्रोटीन सहायता करते हैं, यानी कोई सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन में से किन्हीं पदार्थ को गुजरना है तो ये डायरेक्ट नहीं गुजर सकते, इनको चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एटीपी की आवश्यकता यहाँ भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इनको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ देखिए, इधर सिंपल डिफ्यूजन का डायग्राम है, इधर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ये जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ अगर मेम्ब्रेन की बात होती है तब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में काम करेगा, बिना लिविंग सिस्टम में काम नहीं करेगा। और सिंपल डिफ्यूजन सारे सिस्टम में, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सभी जगह सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में मान लो इधर आउटसाइड है सेल का और इधर इनसाइड है सेल का, ठीक है, इधर सेल का अंदर वाला भाग और ये रहा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में से कोई मॉलिक्यूल अगर डायरेक्टली क्रॉस कर जा रहा है सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को पार कर जा रहा है सीधे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता नहीं है, सीधे मेम्ब्रेन को पार कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को चैनल प्रोटीन की सहायता से पार कर सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ये जो रेड कलर में दिखाए गए हैं ये है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये चैनल प्रोटीन के थ्रू पार हो रहे हैं। चैनल प्रोटीन अलग अलग हो सकते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन हो सकते हैं या कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी पार हो सकते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कोई भी पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए चैनल प्रोटीन की आवश्यकता हो या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता ना हो, ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता ना हो, तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये दोनों ही प्रोसेस जो है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं। इधर अगर ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बाहर, तो बाहर से अंदर ये डिफ्यूज होंगे, और कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो डिफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को इसका टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक। डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अधिक होने पर डिफ्यूजन तेज होगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रभावित करता है। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन तेज होगा, नहीं तो धीमा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ती है, जिसके कारण डिफ्यूजन तेज होता है। लेकिन बहुत ज्यादा तापमान बढ़ते रहे तो एक लेवल तक ही डिफ्यूजन तेज होगा, फिर धीमी हो जाती है।
तो टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करते हैं। तीसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल तेजी से डिफ्यूज होते हैं जबकि बड़े मॉलिक्यूल धीमी गति से डिफ्यूज होते हैं। तो साइज भी मैटर करता है मॉलिक्यूल का साइज की डिफ्यूजन तेज होगा या धीमा होगा। सरफेस एरिया, अधिक सरफेस एरिया मतलब अधिक डिफ्यूजन, कम सरफेस एरिया मतलब कम डिफ्यूजन। इसका मतलब सरफेस एरिया भी इसको प्रभावित करेगा। डिस्टेंस, कम दूरी पर डिफ्यूजन तेज होगा, अधिक दूरी पर डिफ्यूजन धीमा होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम, गैसों में डिफ्यूजन तेज होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम, और ठोस में और ज्यादा कम डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर भी प्रभावित करता है डिफ्यूजन के रेट को, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों में O2 और CO2 का आदान प्रदान डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। हमारे फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। पौधों में गैसों का विनिमय, स्टोमेटा द्वारा CO2 अंदर आता है और O2 बाहर जाता है, ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। पोषक तत्वों का परिवहन, कोशिका में छोटे मॉलिक्यूल डिफ्यूजन द्वारा प्रवेश करते हैं। सेल के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूजन द्वारा प्रवेश करते हैं, या एक सेल से दूसरे सेल में जो पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन होना होता है कम दूरी तक, तो वो डिफ्यूजन द्वारा होता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, वेस्ट प्रोडक्ट कोशिका से बाहर डिफ्यूज होते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेल से बाहर डिफ्यूज होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के क्या क्या एडवांटेज हैं? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सरल प्रक्रिया है और गैस विनिमय में महत्वपूर्ण है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, सरल प्रक्रिया है और गैस विनिमय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिमिटेशन क्या क्या है? धीमी प्रक्रिया है, केवल छोटी दूरी के लिए प्रभावी है, बड़े मॉलिक्यूल्स आसानी से डिफ्यूज नहीं होते हैं। ये जो डिफ्यूजन है ये काफी धीमा प्रोसेस होता है, यानी बहुत धीमा है, इससे चीजों को लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं होता है। केवल छोटी दूरी के लिए प्रभावी है, मतलब इससे केवल थोड़े दूर के लिए ही चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल, ठीक है। इससे लंबे दूरी तक चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। बड़े मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज नहीं होते हैं, मतलब छोटे मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन अच्छे से हो सकता है, बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हर जगह पे आसानी से डिफ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये भी इसका एक लिमिटेशन हुआ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।